हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है आवर्त सारणी। तो मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ना है इस बढ़िया टॉपिक को और बहुत ही शानदार पढ़ाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। याद रखने बात बेटा जी। और प्लीज बेटा आप लोग है ना, जब टॉपिक को अच्छा लगे तो प्लीज बेटा कमेंट तो कर दिया करो यार बेटा, ठीक है ना। अच्छा लगता है इससे कि हाँ भी ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आज हमारा क्या है बेटा जी, केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है आवर्त सारणी, ठीक है ना। आवर्त सारणी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इनको मैं बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करवाऊंगा, बढ़िया नोट्स बना लेना बेटा जी। लाइफ के अंदर है ना इस सेट के प्रश्न नहीं आएंगे, देख लेना चाहिए। अगर आवर्त सारणी का कोई प्रश्न आएगा ना, मैं गारंटी कर रहा हूं जो मैं लिखवा रहा हूं ना उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, उस सेट के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। आप लोग फटाफट पेज लो और ऊपर हेडिंग लिख लो आवर्त सारणी। ओके डन। चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा जी, बात है 1829 के अंदर, बात है 1829 के अंदर एक वैज्ञानिक आया, जोहान डोबे राइनर। याद रखना क्या नाम आया, जोहान डोबे राइनर। सर कहां का था ये बंदा, ये बंदा था भैया जर्मनी का। कहां का था भैया, जर्मनी का था। इस भाई साहब ने क्या किया कि इन्होंने जो ज्ञात तत्व थे ना, जो इनको तत्वों के बारे में पता था, उनकी इसने सारणी बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। इसने क्या किया, डोबे राइनर ने तत्वों के संबंध में एक त्रिक सिद्धांत दिया, त्रिक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, त्रिक सिद्धांत। सर ये त्रिक सिद्धांत क्या है, सुनिएगा ध्यान से। डोबे राइनर ने क्या किया कि एक तो लिथियम, एक सोडियम, और एक पोटेशियम, इसने क्या किया, इन तीन तत्वों को लिया। किस किस को, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। इन्होंने ये कहा कि भैया देखो, अच्छा आपको ये बता दूं, लिथियम का सिंबल होता है Li, क्लियर। सोडियम का होता है Na और पोटेशियम का होता है K, क्लियर। डोबे राइनर ने एक बात बोली, क्या बोली कि भैया इनका जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब भार, इसका भार होता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है 39। डोबे राइनर ने यह बात बोली कि इनके जो द्रव्यमान जो है ना, मैं 3-3 के जोड़े बनाऊंगा। जितने भी तत्व है ना उनके 3-3 के मैं जोड़े बनाऊंगा, और उस 3-3 के जोड़ों में ना एक नियम है। क्या नियम है कि पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व का द्रव्यमान, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, जोड़ू मतलब 46 और उसका हाफ कर दूं, तो जो मेरे पास द्रव्यमान आएगा ना वो बीच वाले का द्रव्यमान आएगा। उसने ये बात बोली, किसने, डोबे राइनर ने। डोबे राइनर ने क्या बोला कि उसने बोला कि अगर मुझे जितने तत्वों के बारे में पता है, अगर मैं उनके 3-3 के जोड़े बनाऊं, 3-3 के जोड़े बनाऊं, तो क्या होगा कि पहले तत्व का द्रव्यमान और अंतिम तत्व का द्रव्यमान दोनों को जोड़कर अगर मैं 2 का भाग दूं, तो मेरे पास जो मान आएगा ना वो बीच वाले का मान आएगा, यानी कि औसत भार। इसको क्या बोलते हैं, औसत भार।
पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत द्रव्यमान बीच वाले तत्व का द्रव्यमान आएगा। यह बात किसने बोली? डोबेराइनर ने। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसने त्रिक सिद्धांत दिया। जो त्रिक सिद्धांत था डोबेराइनर का, उसका पहला त्रिक यही था। उसने पहले एग्जाम्पल यही दिया था। पहला एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल दिया था? लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का पहला एग्जाम्पल। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था ये कि डोबेराइनर का पहला त्रिक कौन सा था? तो पहला त्रिक यही था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसने सिद्ध करके बता दिया, ठीक है ना। अब मेन मुद्दे की बात क्या हुई कि किसी ने उसको बोल दिया होगा भाई कि भाई साहब ये तो ठीक है, और बना के दिखाओ। तो ये बात ध्यान में रखना, ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक बना पाया। बस उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 3 के जोड़े बनाने थे, तो उस समय जितने भी तत्व उसको ज्ञात थे उसने केवल उसमें 3 ही जोड़े बनाए, चौथा जोड़ा बना भी नहीं पाया। सिर्फ 3 ही जोड़े बना पाए। पहला जोड़ा यह था, 2 जोड़े और थे, 3 ही जोड़े ओनली। उसके बाद में एक भी जोड़ा नहीं बना पाया। इसलिए इसका नियम क्या हो गया? फेल। इसका नियम क्या हो गया? फेल। क्योंकि भाई साहब ने नियम तो दे दिया, अब नियम तो उसने दे दिया, लेकिन एक ही जोड़ा बनाने से नियम कैसे लागू हो जाएगा? और भी जोड़े बना के दिखाओ। तो भाई साहब बना ही नहीं पाया, केवल 3 ही जोड़े बना पाए। यह बात ध्यान रखना। एमटीएस के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, और प्रश्न यह पूछा गया था कि जोहान डोबेराइनर ने अपने जीवन में ज्ञात तत्वों में से कितने त्रिक बनाने में सफल रहा? कितने त्रिक बनाने में? तो केवल 3 त्रिक बनाने में, केवल 3 ही जोड़े बना पाया, चौथा जोड़ा नहीं बना पाया। इसलिए इसका नियम क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। तो इसमें मोटा मोटी बात क्या याद रखनी है? पहला त्रिक कौन सा था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। डोबेराइनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत किसने दिया? डोबेराइनर। कब दिया? 1829। डोबेराइनर कहां का था? जर्मनी का था। बात समझ में? उसने अपने जीवन में ज्ञात तत्वों में कितने त्रिक बना पाया? केवल 3 त्रिक बना पाया। और उसके साथ उसका क्या हो गया? कहानी क्लोज। बस एक बात और रखना, त्रिक सिद्धांत को हम बोल सकते हैं ट्रॉयड थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको। ट्रॉयड थ्योरी किसने दी? डोबेराइनर ने। ये इसका पहला कदम था। क्लियर? आगे और भी आएंगे, मैं बताऊं। मेरे प्यारे बच्चों, गाड़ी खींच दो फटाफट, लिखो बेटा जी फटाफट। चलिए भाई, अब दूसरा कदम। आगे और कौन बंदा था जिसने काम किया? तो आया भाई, दूसरी हीरो की एंट्री हुई। किस हीरो की एंट्री हुई? सन बात है 1865-66 के अंदर। साउथ हीरो की तरह एंट्री हुई। किसकी एंट्री हुई? न्यूलैंड की। न्यूलैंड कहां का था सर? ये पोलिनेशिया का था। सर ये तो कभी सुना ही नहीं नाम, आज तक ही नाम नहीं सुना। पोलिनेशिया कहाँ है? भाई साहब ये पोलिनेशिया एक द्वीप है जो कहां पर है? न्यूजीलैंड के अंदर। लो भाई साहब, ये न्यूजीलैंड का बंदा था, पोलिनेशिया का, ठीक है ना, न्यूजीलैंड का भाग था। सन 1865-66 में इस भाई साहब ने क्या काम किया? एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था अष्टक सिद्धांत। अगर कोई पूछ ले कि तत्वों का अष्टक सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना न्यूजीलैंड ने दिया, ठीक है ना। और याद रखो तो रख लेना डायरेक्ट कि न्यूजीलैंड का था बेटा, ठीक है ना। अष्टक सिद्धांत। ये भाई साहब गाने का बड़ा शौकीन था। इसने बोला, गाना गा दिया, सारे गामा पाधानी सा सा सा, गाना गाया भाई साहब ने। इसने क्या बोला
कि भाई साहब संगीत में केवल 7 ही स्वर होते हैं, संगीत में केवल 7 ही स्वर होते हैं, तो फिर हम 8 क्यों लिखते हैं? सुनेगा, संगीत के स्वर से तुलना, संगीत के स्वर से तुलना करने वाला वैज्ञानिक कौन था? न्यूलैंड। सर किसकी तुलना की? तत्वों की रे भाई, तत्व ही तो पढ़ रहे हैं, तत्वों की तुलना की। देखो उसने क्या लिखा, सा रे गा मा पा धा पा धा नी सा। कई कैसे इसको ऐसे भी लिखते हैं, सा र ग मैं पै ध नी सा, एक ही बात है, ठीक है ना। अब सुनो इसने क्या बोला, देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर तो 7 होते हैं, संगीत के 7 स्वरों में सिंगर गया में, है कि नहीं है? लेकिन ये 8वां स्वर कहां से आया? तो किसी ने बताया, अरे बुड़वक ऐसी बात नहीं है, ये 6 न 6, ये 7 स्वर तो ठीक है, लेकिन जैसे 8वां स्वर आएगा वो पहले वाले जैसा आ जाएगा। 8वां स्वर जैसे आएगा तो पहले जैसा ये वापस आ जाएगा। इसी आधार पे न्यूलैंड ने एक बात बोली। क्या बोली? उसने एक बात बोली कि भाई साहब जितने भी तत्व हैं उस तत्वों को उसने क्या किया, द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा, भार के आरोही क्रम, सबसे कम भार, फिर उससे बड़ा भार, फिर उससे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ऐसे कर लिखा, ठीक है ना। क्या लिखा, तत्वों के द्रव्यमान, तत्वों के द्रव्यमान के आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखा, ठीक है ना। क्या बोला? तत्वों के द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा, पहले सबसे कम भार वाला, फिर उससे फिर, और फिर उसने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? कि 1 2 3 4 5 6 7, अगर जब 7 तत्व होंगे ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, तो उनके भार अलग अलग आएंगे, गुण भी अलग अलग आएंगे। लेकिन जैसे 8वां तत्व आएगा तो सेम पहले वाला आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 8वां तत्व वापस रिपीट होने लग जाएगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ गए मेरी बात? ये ठीक है ना। उसने ये बोला कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां तत्व है, 7 तत्व तो अलग अलग प्रकृति का आएंगे। फिर जैसे 8वां तत्व आएगा, 8वां आएगा तो वो पहले वाले के समान आएगा। 9वां तत्व है किसके समान होगा? दूसरे के। 10वां तत्व है किसके समान होगा? तीसरे के समान। यही सवाल आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार 10वें तत्व के गुण किस तत्व के समान होंगे? तो 10वें तत्व गुण किसके समान होंगे? तीसरे के समान। बात समझ रहे हो ना? इस सारणी को ध्यान से देख लेना। 10वें के किसके बराबर होंगे? तीसरे के समान। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसमें मोटा मोटी बात याद रखने लायक बात क्या है? न्यूलैंड कहां का था? न्यूजीलैंड का। कौन सा सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत दिया सर जी उसने। ओके, गुड गुड। सारे गमा पा धा नि सा, संगीत के स्वरों से किसने तुलना की? तो याद रखना न्यूलैंड ने तुलना की थी, ठीक है ना। उसने ये बोला था कि जब किसी भी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में लिखा जाए, यानी सबसे कम भार, फिर उससे ज्यादा भार, फिर उससे ज्यादा भार, फिर उससे भार भार बढ़ता जाएगा भार, ठीक है ना। तो सबसे जो भार के आरोही क्रम में लिखेंगे तो 7 तत्व स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 तो अलग अलग आएंगे। जैसे 8वां तत्व आएगा तो वो पहले के बराबर हो जाएगा। अब किसी ने ये बात पूछ ली कि ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, एकदम ओके है। अब किसी ने ये पूछ लिया कि भाई साहब आप सभी तत्वों में ये नियम लागू करके दिखाओ। तो सुनेगा, जब इस बंदे ने ये नियम दिया था ना, उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। ये प्रश्न भी याद रखना।
अगर पूछ ले कि न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी, तो 56 तत्वों की, ठीक है ना। यानी कि न्यूलैंड के समय, ठीक है ना, 56 तत्वों की खोज हुई, ठीक है ना। न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हुई? 56 तत्वों की खोज हुई, ये बात ध्यान रखना। न्यूलैंड के समय 56 तत्वों की खोज हुई थी। अब इसने बंधन क्या किया, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि न्यूलैंड की सारणी में पहला तत्व कौन सा था, तो याद रखना इसका पहला तत्व था हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। और पूछ ले कि बताओ इसका अंतिम तत्व कौन सा था, तो याद रखना थोरियम। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर कोई पूछ ले कि न्यूलैंड की सारणी का पहला तत्व कौन सा था, तो हाइड्रोजन। और पूछ ले न्यूलैंड सारणी का अंतिम तत्व कौन सा था, तो याद रखना थोरियम। अब एक बात और, इस भाई साहब ने क्या किया, 56 के 56 तत्वों को आरोही क्रम में लिख दिया। फिर उसने इन्हें बताया देखो ये 7, अगले 7 देखो ऐसे आगे, अगले 7 देखो ऐसे आगे, ये सबको दिखा रहा था। एक तत्व आता है बीच में जिसका नाम है कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम आता है तो कैल्शियम के बाद में जितने भी तत्व हैं उनका किसी का भी गुण किसी में नहीं मिला। यानी कि इसका जो नियम है ना, वो कैल्शियम तत्व के बाद फिनिश। यानी कि अगर पर्सन एग्जाम में पूछ ले कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता है, तो भाई उसका आंसर आएगा वो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। याद रखना, इसका नियम कैल्शियम तत्व तक ही लागू हुआ। और जैसे ये कैल्शियम तक लागू हुआ, आगे का नियम इसका नहीं मिला, लोगों ने नकार दिया कि हटाओ ये भी झूठ है। यानी कि ये भी अपने नियम में क्या हो गया, असफल हो गया। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने फिर से बता दूं कि न्यूलैंड न्यूजीलैंड का था, अष्टक सिद्धांत दिया था, सारे गामा पा धनी से किया था। उसने बोला कि 7 तत्व तो आएंगे कंटिन्यू, 8वां तत्व पहले तत्व के समान आएगा, 9वां तत्व दूसरे के तत्व के समान आएगा। उस समय केवल 56 तत्वों की खोज हुई थी, उसने 56 तत्वों के आधार पर यह बात बोली थी, ठीक है ना। लेकिन 56 तत्वों के उसका पहला तत्व था हाइड्रोजन, अंतिम तत्व था थोरियम। ये बात ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठा लेना, ठीक है ना। उसके बाद में अगर ये पूछ ले कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस तत्व के बाद लागू नहीं होता है, तो याद रखना कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है, कैल्शियम के बाद लागू नहीं होता है। बोलो भारत माता की जय। समझे? फटाफट इसको नोट कर लो बेटा जी, कीजिए। चलिए बेटा जी आगे देखते हैं। अब भाई साहब इसी क्रम में तीसरा कैंडिडेट आया, ठीक है ना। सन 1869 1869, नाम था दिमित्री मेंडलीफ। लो भाई साहब ये बंदा आ गया, दिमित्री मेंडलीफ। सर कहाँ का है? रूस का है भाई साहब, रूस का। याद रखिएगा इसको, ये कहाँ का बंदा? रूस का। कहाँ का है? रूस का। ओके, अब सुनो, अगर कोई ये कह दे तुम्हें कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना मेंडलीफ को। इसने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया। बाकियों ने तो क्या किया, कभी 3-3 के ग्रुप में बना दिया, कभी 7-7 के ग्रुप में बना दिया, कभी ऊपर नीचे बना दिया। सभी ने भागदौड़ की लेकिन सफल नहीं हुआ। ये बंदा सक्सेसफुल हुआ, इसने आवर्त सारणी बनाई। लेकिन गड़बड़ इसने भी की। क्या की मैं बताऊं, आवर्त सारणी बनाई इस बंदे ने, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? दिमित्री मेंडलीफ, यानी कि जो बंदा रूस का था। क्लियर? इसने क्या,
इस समय, ठीक है ना, 63 तत्वों की खोज हुई। कितने तत्वों की खोज हुई? 63। यानी कि इस बंदे ने जब ये सारणी बनाई थी तब केवल 63 तत्वों की खोज हुई थी। उन 63 तत्वों के अंदर सारणी बनाते समय इसका जो प्रथम तत्व था उसका नाम था हाइड्रोजन। क्या नाम था? हाइड्रोजन। लेकिन अगर पूछ ले कि इस सारणी का अंतिम तत्व कौन सा था, तब याद रखना यूरेनियम। कौन सा था? यूरेनियम। याद रखिए बेटा जी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूं, लाइफ में याद रखिएगा। ये मेरे नोट्स बना लेना शानदार तरीके से, खतरनाक तरीके से, ठीक है ना। तो दिमित्री मेंडलीव कहां का था बंदा? रूस का था। इस बंदे ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, इसलिए इसको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसने 63 तत्वों की खोज की। कितने तत्वों की खोज की? 63 तत्वों की खोज की। इसका पहला तत्व था हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व था यूरेनियम। अंतिम तत्व कौन सा था? यूरेनियम। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर। अब सुनो भाई साहब, इसने सारणी दी। इसके समय याद रखना, मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है ना। मेंडलीव ने जो सारणी दी थी उस समय कोई भी अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। बात समझ में आई? ये बातें याद रखना। ये था मेंडलीव। मेंडलीव ने सारणी बनाई, कोशिश की, अच्छी कोशिश की, ठीक है ना। अब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अभी तक हमने 3 लोगों को पढ़ा। ध्यान से सुनना। कौन कौन? सबसे पहले हमने पढ़ा डोबेराइनर, दूसरा हमने पढ़ा न्यूलैंड और तीसरा पढ़ा मेंडलीव। तीनों ने एक काम किया, ठीक है ना। किस किस ने? भाई ध्यान रखना, NOTE नोट। एक तो डोबेराइनर ओब्लिक, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा मेंडलीव। तीनों ने तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार, तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार सारणी बनाई। जीवन की इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी। इन्होंने जितने भी सारणी बनाई ना, तीनों बंदों ने, वो बनाई तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार, भार के अनुसार। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने दूसरे क्षेत्र में ट्राई नहीं की, ठीक है ना। इन्होंने द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया। लेकिन इसके बाद जो चौथा बंदा आने वाला है, उसने इन तीनों के बढ़िया तरीके से जांच किया कि तीनों ने क्या क्या काम किया। चौथे बंदे ने इनसे हटके काम किया और वो हो गया सक्सेसफुल। समझ गए? उस सक्सेसफुल को मैं कैसे बताऊंगा, पहले इनको नोट कर लो बेटा फटाफट, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा शेयर कीजिए इस वीडियो को। इतना काम तुम कर दो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके लेके आता हूं, ठीक है ना। शेयर करो और लाइक करो और प्लीज सब्सक्राइब तो करो यार, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो तुम्हारे पास पहुंचे, ठीक है ना। फिर चाहे तुम किसी भी यूट्यूब चैनल के ना, किसी भी, आप किसी भी पर्सन को दीजिए, बढ़िया बढ़िया जो बोलते हो ना, इसका उत्तर मैं कह रहा हूं सारे पर्सन करोगे तुम सोल्व, गारंटी है, लो, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से नोट करो इसको, ओके। चलिए बेटा जी, इसी क्रम में एक चौथा बंदा आया जिसका नाम था हेनरी मोजले। ध्यान से सुनना, क्या नाम था? सन 1913 के अंदर, 1913 के अंदर एक नाम आया हेनरी मोजले। कई की किताबों में लिख रखा है मोसले, तो मोजले या मोसले एक ही बात अभी, ठीक है ना, ओके। इस बंदे ने ये कहा कि जो मेंडलीव की सारणी ना, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में लगा दिया। सर कैसे? जब इसने मेंडलीव की सारणी में सुधार किया
इसलिए इसको क्या कहे जाने लगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना हेनरी मोजले को। याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मोजले को। इसीलिए इसने 107 तत्वों की खोज हुई और उनको, अब ध्यान से सुना, 107 तत्वों की खोज हुई थी उस समय जब इसने सारणी बनाई थी। 107 तत्वों की खोज हुई और उनको परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया। यह पहला एक वैज्ञानिक था जिसने परमाणु भार के अनुसार नहीं किया, परमाणु क्रमांक के अनुसार किया। यह बात ध्यान रखना, यह प्रश्न आ भी गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, कि मोजले ने आवर्त सारणी किस आधार पर तैयार की थी? परमाणु क्रमांक के अनुसार। याद रखना बाकी जितने भी थे, चाहे वो मेंडलीफ हो, चाहे वो न्यूलैंड हो, चाहे डोबेराइनर हो, उसने कहा परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। उन्होंने द्रव्यमान के अनुसार, भार के अनुसार किया था, इसने क्रमांक के अनुसार किया, ठीक है ना। परमाणु, इसीलिए बंदा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है ना। अब सुनो, अब ये बात ध्यान रखना कि मोजले के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी? 107 तत्वों की खोज हुई थी। ओके, अब आगे देखना बेटा, इसने बनाई सारणी। क्या बनाई? सारणी। अब इस सारणी को मैं ऐसे लिख देता हूं, आपने भी अगर देखी होगी आवर्त सारणी तो लगभग इस तरह की सारणी थी ये, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे इस तरह सारणी थी, ये सारणी थी ना। तो याद रखना। अब सुनो, दो बातें, नई नई बातें, ध्यान से सुनना। इधर मैं लिख रहा हूं तत्वों का आकार। एक आती विद्युत ऋणात्मकता। में दो चीजें रखना, एक तो तत्वों का आकार, एक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना, हाल ही के अंदर, ठीक है ना, हाल ही के अंदर 2022 के अंदर एग्जाम में प्रश्न पूछा है इससे, ठीक है ना। क्या प्रश्न पूछा है? जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी को बाएं से दाएं की ओर, यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर अगर हम तत्वों को देखेंगे तो तत्वों को जो आकार होगा ना वो तो होगा कम, आकार छोटा होता जाएगा, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, आकार होता है कम और विद्युत ऋणात्मकता होती है अधिक। यह बात ध्यान रखना। कब? जब आवर्त सारणी के तत्वों को बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं, यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर पढ़ते हैं, तो तत्वों को जो आकार होता है ना वो तो छोटा होता जाएगा, लेकिन उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगर तत्वों को ऊपर से नीचे पढ़े, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे पढ़े, यानी कि ऊपर से नीचे पढ़े, तो तत्वों का जो आकार होगा ना, ये आकार, तत्वों को जो आकार होगा वो बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटती है। ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले आवर्त सारणी के बाएं से दाएं की ओर जाते समय तत्वों का आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखना आकार कम होता है, छोटा हो जाता है आकार, और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आवर्त सारणी को ऊपर से नीचे की ओर पढ़े, ऊपर से नीचे की ओर पढ़े, तो याद रखना तत्वों का आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो कम होती है। क्लियर? इस भाई साहब ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर तीन चीजें बताई, इस आवर्त सारणी के अंदर तीन चीजें बताई, इस आवर्त सारणी के अंदर तीन चीजें बताई। सर कौन कौन सी? एक तो बताए आवर्त, कि आवर्त सारणी के अंदर टोटल 7 आवर्त होते हैं। एक बताई इसने समूह,
आवर्त सारणी के अंदर टोटल 18 समूह है, और एक इसने बताया ब्लॉक कि आवर्त सारणी के अंदर टोटल ब्लॉक 4 है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। मेंडलीफ का नाम क्या, हेनरी मोजले 1913 के अंदर, ठीक है ना, कोई पूछ ले कि यह बंदा है कहाँ का, ये बंदा कहाँ का है, तो याद रखना इंग्लैंड का। ये बंदा कहाँ का है, इंग्लैंड का बेटा जी, ब्रिटिश था। तो अब मैं आपको बात बताऊं, सुनो, ब्रिटिश का था। हेनरी मोजले, इसने आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसके समय 107 तत्वों की खोज हुई थी, ठीक है ना। उसने उन 107 तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया था। जो अपनी सारणी थी, याद रखिएगा, उस सारणी के अंदर 2 बात याद रखना। पहली बात, नंबर 1, एक तत्वों का आकार, नंबर 2, एक विद्युत ऋणात्मकता। तत्वों का आकार जो होता है ना, आकार, वो याद रखिएगा, अगर बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, यानी कि इधर से इधर चलेंगे, तो तत्वों का आकार कम होगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, पहले ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे ऐसे जाएंगे, तो तत्वों का आकार बढ़ेगा और विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। रट लेना मेरे लाडलो, बोलो भारत माता की जय, रट लेना इसको बढ़िया तरीके से, ओके। अगर कोई पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो आप बोलोगे 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं, तो आप बोलोगे 4। क्लियर। अब इनमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है मैं उनको लिखवाऊं, इससे पहले तुम फटाफट नोट कर लो बेटा जी इसको, ओके। चलिए बेटा जी, अब देखिए बेटा जी, ठीक है ना, मैंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 3 बातें विशेष करके याद रखना। कितने आवर्त है, कितने समूह हैं, और कितने ब्लॉक हैं। तो मैं सबसे पहले लेकर चलता हूं किसके बारे में, तो आप सुनिएगा। मेरे पास टोटल आवर्त कितने हैं, 7। टोटल आवर्त कितने भाई, 7। टोटल आवर्त 7 है, ठीक है ना। मेरे पास टोटल आवर्त कितने हैं, 7। अब सुनिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। टोटल आवर्त कितने हैं, 7। मैंने 1 से लेकर 7 तक लिख दिए, टोटल आवर्त 7 हो गए। अगर मैं इनमें तत्वों की बात करूं, तो देखो रटने वाली बात बताता हूं, बढ़िया तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। ध्यान से सुनो बेटा जी। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 याद कर लेना बेटा जी। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मेरी बात समझना मैंने क्या बोला है। अगर मैं आपको कह दूं कि आवर्त 1 से लेकर 7 तक लिखो, और 1 से 7 तक में कौन कौन से आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं, तो इसमें 2 तत्व होते हैं। आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं, आवर्त 2 में 8 तत्व होते हैं, आवर्त 3 में भी 8 तत्व होते हैं, आवर्त 4 में 18 तत्व होते हैं, आवर्त 5 में 18 तत्व होते हैं, आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं, और आवर्त 7 में 32 तत्व होते हैं। याद करने का तरीका 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आई होप कि याद हो गए होंगे शायद आराम से, ठीक है ना। आज के बाद में गलती नहीं होनी चाहिए, क्लियर। चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट 2 बातें याद रखना। नंबर 1, पहले आवर्त में 2 ही तत्व होते हैं, और दोनों के दोनों कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन, और एक होता है बेटा जी हीलियम। कौन सा होता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है और हाइड्रोजन पहली गैस है, यानी गैस है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हीलियम किस आवर्त में है, तो याद रखना पहले आवर्त में। हीलियम किस आवर्त में है, तो याद रखना पहले आवर्त के अंदर बेटा जी हीलियम, ओके। दूसरी बात, इस चौथे आवर्त की बात और याद रखना। चौथे आवर्त में 2 अधातु है, इसमें 2 क्या है, अधातु है, और दोनों अधातु को याद कर लीजिएगा। एक का नाम है गैलियम,
और दूसरा का नाम है गैलियम के बाद में ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है ना, दोनों याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, हल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कि ब्रोमीन किस आवर्त का तत्व है। तो ब्रोमीन कौन सा आवर्त का तत्व है? फोर्थ आवर्त का। याद रखना, ब्रोमीन किस आवर्त का है? फोर्थ तत्व का, फोर्थ का ब्रोमीन है। क्लियर? तो बात ध्यान में रखना, आज के बाद में अगर प्रश्न पूछ ले कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आप बोलोगे 2 तत्व होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है ना। चौथे तत्व के अंदर, चौथे आवर्त के अंदर, फोर्थ आवर्त के अंदर 2 अधातु है, एक का नाम है गैलियम, एक का नाम है ब्रोमीन। ओके बेटा, सुनो दोबारा, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ही है, प्रश्न अगर पूछ ले कि किस आवर्त में कितने कितने तत्व हैं, तो याद रखना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर? डन 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 डन। समूह के बारे में बताऊं, नोट करो फटाफट इसको। चलिए चलिए बेटा जी, अब बात करते हैं समूह की। ठीक है ना। देखिए, हमारे पास टोटल समूह है 18। इस समूह को वर्ग भी बोला जाता है कि टोटल वर्ग कितने हैं, तो आप बोलोगे 18 वर्ग है। ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल समूह कितने हैं? 18। अब एक बात और सुनो भाई, कई बच्चे सोचते हैं कि आवर्त और समूह क्या क्या होते हैं। देखो, ये सारणी है। क्लियर? ये सारणी है। इस सारणी को हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से इधर, यानी दाएं से बाएं पढ़ेंगे, दाएं से बाएं, तो वो कहलाता है आवर्त। क्या कहलाता है? आवर्त। लेकिन अगर मेरे पास सारणी है, ठीक है ना, उस सारणी को ऊपर से नीचे की ओर पढ़े, पहले तो ये ऐसे से पढ़े, ऐसे से पढ़े, ऐसे से पढ़े, ऐसे से पढ़े, है ना, ऊपर से नीचे पढ़े, ऊपर से नीचे पढ़े, है ना, तो इसे बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं? समूह। समूह को ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है, ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। क्लियर? और टोटल समूह है 18। आपको 18 के 18 समूह याद नहीं रखने हैं, मैं जो बताऊं वो याद रखना आप लोग। देखो, एक तो समूह नंबर 1, ठीक है ना, एक है समूह नंबर 2 और एक है समूह नंबर 11 और एक समूह नंबर है 17 और एक समूह नंबर है 18। ठीक है ना। समूह 1, 2, 11, 17 और 18। ओके, ध्यान सुना। समूह 1, समूह 2, समूह 11, समूह 17 और समूह 18, ये टोटल अपने पास कितने समूह हो गए? ये 5 समूह हो गए। याद रखिएगा इन चीजों को। पहला समूह, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु समूह। क्षारीय धातु समूह, क्षारीय धातु समूह, यानी कि इस पहले वाले समूह में जितने भी धातु सब की सब क्षारीय हैं। लेकिन अब सुनो टर्निंग पॉइंट, इसमें एक अपवाद है भाई, इस क्षारीय धातु में एक अधातु भी। ठीक है ना। एकमात्र अधातु सर कौन है? हाइड्रोजन। ये बात याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न ये पूछा था कि क्षारीय धातुओं के समूह में एकमात्र कौन सी अधातु है, तो याद रखना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी समूह 1 है ना, समूह 1, इसमें टोटल क्षारीय धातु हैं, लेकिन एक अपवाद के रूप में हाइड्रोजन है जो एकमात्र अधातु है। ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर 2, इसमें क्षारीय मृदा धातु समूह। क्लियर? बस इसमें याद रखना, क्षारीय मृदा धातु किस समूह को कहा जाता है? दूसरे वाले समूह को। क्षारीय धातु किस समूह को कहा जाता है? पहले धातु का। इसका अपवाद है एकमात्र हाइड्रोजन जो अधातु है। क्लियर? आ जाओ 11 नंबर के समूह, इसको कहा जाता है सिक्का समूह, सिक्का धातु समूह। याद रखना बेटा जी, 11 नंबर के समूह को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु समूह। ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? कि सिक्का धातु समूह किस
सिक्का धातु समूह किस समूह को कहा जाता है? तो 11 नंबर को, ठीक है ना। आज जो 17 नंबर पे, 17 नंबर को कहा जाता है हेलोजन, हेलोजन समूह। याद रखना बेटा जी, हेलोजन का समूह कौन सा होता है? 17 नंबर। क्यों सर इसको हेलोजन क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, तत्वों का समूह। याद रखना, अगर कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा समूह है जिसके सभी तत्व सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कहलाते हैं या हेलोजन समूह कहलाता है, तो याद रखना 17 नंबर। एक बात और सुनो, इसके अंदर, इस समूह 17 के अंदर, हेलोजन समूह के अंदर सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो याद रखना फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। याद रखेगा 17 नंबर समूह का फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ओके, अगर एक बात और याद रखना, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होगी। आज समझ में आई मेरी बात? ये विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है। अगर कोई पूछ ले कि हेलोजन समूह का कौन सा तत्व है, हेलोजन समूह कौन सा है? समूह 17। अगर कोई पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील समूह कौन सा है, क्रियाशील तत्वों का समूह कौन सा है? 17 नंबर। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक वाला समूह कौन सा है? 17। ओके, अब आते हैं समूह 18। समूह 18 को कहा जाता है शून्य समूह, या इसको हम कह सकते हैं अक्रिय, अक्रिय गैसों का समूह। इसी के साथ समूह की कहानी समाप्त। गारंटी कर रहा हूं बेटा जी, जो जो बातें बता रहा हूं ना, ढंग से याद कर लेना बेटा जी। आवर्त सारणी का प्रश्न बाहर से नहीं जाने दूंगा, ये गारंटी है। नोट करो फटाफट इसको। चलिए बेटा जी, अब देखो इसके अंदर आते हैं ब्लॉक। ध्यान रखना बेटा जी, ब्लॉक, टोटल ब्लॉक होते हैं सर 4। टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं। सर कौन कौन से? एक होता है सबसे पहले एस ब्लॉक, एक होता है उसके बाद में डी ब्लॉक, एक होता है उसके बाद में पी ब्लॉक, और उसके बाद में एक आता है एफ ब्लॉक। ये आता है। टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4। ओके, अब सुनो काउंटिंग नंबर देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, फिर 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और एक 18 नंबर। क्लियर? ये मैंने काउंटिंग लिखी, आपको दिख रही है तो ठीक, नहीं तो अंदाज याद रखना बेटा, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भैया 1 2 ये 2 नंबर है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये एस ब्लॉक कहलाता है। कौन सा ब्लॉक कहलाता है? एस ब्लॉक। और 3 नंबर से लेके 12 नंबर तक ये टोटल ये है ना, ये इनको कहा जाता है डी ब्लॉक। क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक। क्लियर? ये कौन सा ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक हो गया बेटा। और यहां से लेके यहां तक ये जो है ना, ये जो ये है ना, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक। ठीक है ना। अब देखो, आपने अगर आवर्त सारणी देखी होगी तो नीचे भी इस तरह से 2 टेबल और रहती है, इस तरह से 2 टेबल। उन 2 टेबलों को बोला जाता है एफ ब्लॉक। क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक। ध्यान में रखना। अब सुनो लाडलो, बात इंपॉर्टेंट। अगर मैं कह दूं कि एस ब्लॉक में कितने तत्व है, डी ब्लॉक में कितने तत्व है, तो रट लो। एस ब्लॉक में 13 तत्व है, डी ब्लॉक में 40 तत्व है, पी ब्लॉक में 37 तत्व है, और एफ ब्लॉक के अंदर 28 तत्व है। टोटल 118 तत्व हो गए। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये मैंने बता दिया। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि एस ब्लॉक में कौन कौन से समूह शामिल है, तो एस ब्लॉक में 1 नंबर और 2 नंबर केवल 2 ही समूह शामिल है। डी ब्लॉक में कौन कौन से समूह शामिल है, 3 से लेके 12 तक। अगर मैं पूछ लूं पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह शामिल है, तो 13 से लेके 18 तक। अरे बात समझ में आई नहीं आई? ये हो गए अपने टोटल ब्लॉक। टोटल ब्लॉक कितने हैं? 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में 13 तत्व है, डी ब्लॉक में 40 तत्व है, पी ब्लॉक में 37 तत्व है, एफ ब्लॉक में 28 तत्व है। पहले बताओ मामला समझ में आया? क्लियर? अब सुनो, 2 बातें और इंपॉर्टेंट याद रखना, इससे हटके कुछ नहीं आएगा। अब सुनो कौन सी। अगर कोई कह दे संक्रमण तत्वों का समूह किस ब्लॉक को कहा जाता है, तो याद रखना डी ब्लॉक को, डी इस ब्लॉक को, डी वाले ब्लॉक को संक्रमण तत्वों का समूह कहा जाता है। याद रखना, संक्रमण तत्वों का समूह किस ब्लॉक को कहा जाता है? डी ब्लॉक को। दूसरी बात एक और रखना, वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु प्लस अधातु प्लस उपधातु तीनों पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि वह कौन सा समूह, कौन सा ब्लॉक है जिस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार की धातु पाई जाती है, तो पी ब्लॉक। कितने तत्व हैं? 37 तत्व हैं। बात समझ में आई? बढ़िया, डन 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 डन। इसी के साथ इस आवर्त सारणी का इतिहास खत्म। जो बच्चे मेरी सारणी देख रहे हैं ना, तो ये आवर्त सारणी का पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, गारंटी कराऊं, और उसमें वो प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा मेरी बात, ये इतिहास है, यहां से काफी प्रश्न पूछते हैं आजकल, क्योंकि बच्चे इन चीजों को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट वो प्रश्नों पे चले जाते हैं। तो ये इतिहास का वीडियो है कि सारणी की किस तरह से कैसे कैसे बना है, ठीक है ना। और अब मेरा दूसरा वीडियो आएगा इसका, जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी वीडियो नंबर 2। ओके बेटा जी, सही से बताओ ईमानदारी से कैसा लगा, कमेंट करना बेटा प्लीज। और प्लीज बेटा, इतनी मेहनत करते आते हैं, प्लीज शेयर कीजिए इसको, और अपने दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब भी कीजिए। मैथ के, जीके के, सबके वीडियो में एकदम मस्त मस्त लेके आऊंगा बेटा आप लोगों के लिए। अब फटाफट खींच दो बेटा गाड़ी। ओके बेटा जी, डन 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 डन। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू।